प्रकाश के भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली जो हो एक प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देखेंगे। देखिए, इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो होती है सीधी जाती है, ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसे प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो ऐसे में होता है मीटर का घात -1, या डायोप्टर भी कहा जाता है। डायोप्टर या 1/मीटर भी होता है, ठीक है। 1/मीटर। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 7 है कि प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। कहता है कि प्रश्न 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि लेंस की क्षमता यानी P बराबर होता है 1/f। फार्मूला, इस फार्मूला पर अगर हम लोग हल करेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/p यानी p का मान है 1/2d, तो 1/2 होगा। गुणे इसको मीटर में, ये मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? जब किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता +2d होगी, क्योंकि क्षमता जो होती है वह प्लस में होती है उत्तल लेंस की, इसलिए +2d लिखेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। 10वां सवाल है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। 11 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है, कभी भी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, कभी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 13 नंबर सवाल कर रहा है कि उत्तल लेंस जो है उसमें उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। 14 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है एक बिंदु से प्रकाश को फैलाता चला जाता है, अपसरित करता हुआ चला जाता है। 15 नंबर सवाल है कि कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह छोटा होता है? हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। तो वह दर्पण है उत्तल। कौन है? उत्तल दर्पण। देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण किसी वस्तु का क्या बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। अगला सवाल है 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। क्यों मुड़ जाती है अभिलंब के निकट? क्योंकि जब प्रकाश, हवा जो है विरल माध्यम है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। पीछे देखने, साइड मिरर उसे कहते हैं जो पीछे देखता है। गाड़ी जब चालक चलाता है तो उसके बगल में एक मिरर होता है जिसे साइड मिरर कहा जाता है, ठीक है। 22 सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f।
यानी 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 cm होगा। ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। अगला 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 27 नंबर सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। 29 नंबर सवाल कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 31 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और वो भी उत्तल लेंस कहता है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? देखिए, कोई किसी भी दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या माइनस में हो तो वह अवतल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो दोनों क्या होगा? अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के ही तरह अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बाई sin r। इसको एक नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। क्या होता है? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u/v। क्या होता है? u/v। अगला सवाल है 37 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f। r बराबर 2f। ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा। बड़ा और वास्तविक। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। 44 नंबर सवाल कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो C से। किससे केंद्र कहता है? C से। अब है 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 50 नंबर सवाल है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। 51 नंबर सवाल है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है।
मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है। 52 नंबर सवाल है। 53 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी एवं सीधी होती है। 54 नंबर सवाल कह रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। अब सवाल है 55 नंबर है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है? तो अनंत पर। अवतल दर्पण के अगर मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर। 56 नंबर सवाल कह रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर। 57 नंबर सवाल है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ होती है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। 58 नंबर सवाल है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। कहाँ होती है? फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने 59 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो फोकस पर होती है। अगला सवाल है 60 नंबर, क्या कह रहा है कि देखिए 60 नंबर सवाल कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो 7 रंगों में विभक्त होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 नंबर सवाल कर रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या जाती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 62 नंबर सवाल कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने 62 प्रश्नों का उत्तर दिया यहाँ पर। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो और भी समझ में आए और भी देखना हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।